आप लोग हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं बेटा। और स्टीरियो आइसोमर्स में जो हमने अभी डिस्कस किया है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस किया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में नेचुरली हम लोग जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बार बार दिमाग में रखे हुए थे वो रखे हुए थे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में क्या होना चाहिए बेटा, बोलो। यस, restricted rotation of bond between the two atoms is basic criteria for geometrical isomerism। हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं बेटा। ऑप्टिकल आइसोमर्स देखो बेटा, 11वीं 12वीं तक कंपैरेटिवली पढ़ना आसान होता है। 10वीं से 11वीं बुरी तरह से मतलब डिफिकल्ट ही समझो, क्योंकि 10th का जो सिलेबस है और जो 11th का सिलेबस है इसमें जमीन आसमान का अंतर है। 10th के सिलेबस में अगर कोई चीजों का नाम दिया गया तो वो है क्या इसका उतना आइडिया नहीं बताया गया है। 9th में जैसे तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा तो कॉन्फ़िगरेशन 2 4 2 6 ऐसे, मतलब कि जैसे कार्बन है 2 4, ऑक्सीजन है 2 6, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा। अब जो ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है केएलएमएन तुम पढ़े हो वो ऑर्बिटल में बदला, ओरिएंटेशन वेरी किया। हर ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनका स्पिन क्या है, किस कंसेप्ट से इलेक्ट्रॉन किस मतलब ऑर्बिटल में कैसे, मतलब कैसे कैसे जाएगा, चीजें बहुत डिफिकल्ट होती चली गई। डिफिकल्ट इन सेंस की मतलब 9th के बच्चे को एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर उतना ही नॉलेज है और 11th में पढ़ना चाहेगा तो खूब एनर्जी देनी पड़ेगी। 11th के सिलेबस में अगर वो इंफॉर्मेशन कर ले, व्हाट इज गिवन, उसको ठीक से समझ ले तो बोर्ड में अच्छा नंबर उसका आ सकता बच्चे का। लेकिन अगर हम बेटा उसी सिलेबस को कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचने की कोशिश करें तो दिए हुए सिलेबस में जो हम जानते हैं उन्हीं को और कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या और कितने तरीकों से उनमें से सवाल निकाला जा सकता है और कितना तरीका ये नहीं मालूम है किसमें, एक दिए गए स्ट्रक्चर में। तो नॉन कंसेप्ट नॉन स्ट्रक्चर से कितने अननोन व्यूज आ सकते हैं, यही कंपटीशन है। तो somebody is asking what is difference between board and competition, तो बोर्ड का मतलब जो कुछ पता हो वैसे का वैसे उतार देना, और कंपटीशन का मतलब जो कुछ पता हो उसमें और क्या सोच डेवलप हो सकता है और उस स्ट्रक्चर से कितने सोच से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये बताना कंपटीशन है। हर बच्चा अगर कोई हमसे पूछता है कि सर ऐसा है कि 2-मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखो, तो क्या है 2-मिथाइल ब्यूटेन, बट इस 2-मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बोर्ड में है, एल्केन का स्ट्रक्चर है, हमने लिख लिया। लेकिन इस 2-मिथाइल ब्यूटेन में हम क्या सोच सकते हैं, यार कहीं CH3 है, कहीं CH2 है, कहीं CH है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब इसमें
टाइप ऑफ कार्बन आइटम्स को जानना है। जब टाइप ऑफ कार्बन आइटम जाने तो कौन तरह का कार्बन बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हो जाएगा टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। फिर कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो उसका नेचर क्या है, तो ये होता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखो बेटा, टाइप ऑफ कार्बन एटम्स एल्केन है, 2-methyl ब्यूटेन। टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन एल्केन, हियर इट इज गिवन 2-methyl ब्यूटेन। टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एल्केन, अगेन यहां दिया है ये। तो ऐसे कंसेप्ट, या कितने मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्केन, या नहीं मोनोक्लोरो तो कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर्स, कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है। तो मतलब 2-methyl ब्यूटेन हमको पता है। अब ये सब क्या है, ये सब कुछ इनमें नोन होते हैं, कुछ अननोन होते हैं। अगर बना दिया तो और क्या तरीका हो सकता है, ऑप्टिकल स्ट्रक्चर, ऑप्टिकल आइसोमर्स कोई दिखा रहा है, उसके क्या कंडीशंस हैं, क्या और चीजें हैं। तो ये सब बातें, मतलब नॉन चीजों में कितनी सोच डेवलप हो सकती है उसकी बातें हैं। तो एल्केन में स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो और क्या हो सकता है, जैसे अब यही है, हम ही बता दे रहे हैं टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। एल्केन में होता है 4 तरह का कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। प्राइमरी कार्बन का मतलब जहां CH3 दिखाई दे, सेकेंडरी का मतलब जहां CH2 हो, टर्सरी का मतलब जहां CH हो, क्वार्टरनरी का मतलब सिर्फ कार्बन, मतलब कार्बन 4 कार्बन से, कार्बन 3 कार्बन से, कार्बन 2 कार्बन से, कार्बन 1 कार्बन से या 9 कार्बन से। तो पूछा जाए इसमें कितने तरह के कार्बन है, तो हम कह सकते हैं CH3 है, CH2 है, CH है। बोलो, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स किसी सीक्वेंस से, चलो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो कह सकते हैं 1 डिग्री 3 डिग्री। अगर इस क्वेश्चन की बात करें 3 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री। तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने तरह के हुए, एक कार्बन कार्बन 1 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में है, दूसरा कार्बन कार्बन 3 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में है, तीसरा कार्बन 2 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में है, या उल्टा चलो 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। तो कुल कितने तरह के हुए, 3 टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। मतलब नॉलेज डेवलप करना है, सोचना है बातों को, जैसा कि हम ये सब बातें बेसिकली हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या सोच हमारे दिमाग में आ रहा है, वो सोच भी किसी कंपटीशन का सवाल हो सकता है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एल्केन की अगर हम बात करें तो एल्केन में कितने तरह के हाइड्रोजन एटम है। अब देखो, प्राइमरी कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी पे भी हाइड्रोजन है, टर्सरी पे भी हाइड्रोजन है। और घूमो, ये प्राइमरी दोनों टर्सरी से जुड़े हुए और ये प्राइमरी सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है, नेचर अलग हो सकता है। तो ऐसे चीजों को जानने के लिए सबसे आसान अगर समय है डेवलप करने के लिए, हर कार्बन के हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन अगर है क्वार्टरनरी में तो है नहीं है कार्बन, तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम एल्केन में 3 होते हैं, 3 में भी सब टाइप हो जाता है कि जिस कार्बन के हाइड्रोजन को सोच रहे थे वो तरह तरह का है,
जैसे 1 2 3 है, ये दोनों प्राइमरी टर्सरी से जुड़ा हुआ है और ये प्राइमरी सेकेंडरी जुड़ा हुआ, बोल रहा हूं ये दोनों प्राइमरी टर्सरी से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है। अरे यार ये टर्सरी से जुड़ा हुआ है, देखो ये टर्सरी कार्बन से, तो इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन एक होगा। अरे ये सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है तो इस प्राइमरी का हाइड्रोजन अलग होगा। बोलने से भी पता चल रहा है कि 2 प्राइमरी टर्सरी से है, 1 प्राइमरी सेकेंडरी से है। तो अगर हम हाइड्रोजन हटाने को सोचें या टाइप की बात करें तो 2 तरह के हुए, ये और ये एक हुए और ये वाला दूसरा हुआ। हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा दो, कहीं कंफ्यूजन है नेमिंग कर दो। जैसे मान लो इसके या इसके अगर हम हाइड्रोजन को हटाएं तो ये ना, जो हाइड्रोजन हटेगा तो एल्काइल आया, तो 1 2 3 4 इस एल्काइल का नाम हो गया 2-मिथाइल ब्यूटाइल। इसको भी हटाएंगे तो यही बनेगा, इसको हटाया देखो CH3 CH3 CH2 CH2 1 2 3 4, तो इसका हो गया 3-मिथाइल ब्यूटाइल। इसका क्या नाम हो गया 3-मिथाइल ब्यूटाइल। अरे यार हाइड्रोजन हटाने के बाद ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, हाइड्रोजन को हटाने से नाम बदल गया। इसका मतलब ये वाला प्राइमरी का हाइड्रोजन का जो नेचर होगा इन दोनों जैसा नहीं होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन पे अगर कोई ग्रुप लगा देंगे तो इस बार हमने यहां लगाया कोई ग्रुप, मान हमने क्लोरीन लगाया और यहां क्लोरीन लगाया, तो यहां क्लोरीन लगा तो ये हो गया 2-मिथाइल 1 क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, यहां लगा तो 1 क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन, तो क्लोरीन लगाने से नाम भी बदल गया। बोलो, इसका मतलब कि इस प्राइमरी पर क्लोरीन लगाएंगे तो कोई और नाम होगा और इस प्राइमरी पर लगाएंगे तो कोई और नाम होगा। इसका मतलब ये प्राइमरी हाइड्रोजन किसी और टाइप का है एज कंपेयर टू दिस, है तो दोनों प्राइमरी, लेकिन नेचर दोनों का सेम नहीं है। ये दोनों प्राइमरी टर्सरी से जुड़े और ये प्राइमरी सेकेंडरी जुड़ा हुआ है, इतना ही समझ लो नेचर इनका अलग हो गया। माने इस स्ट्रक्चर में 2 तरह का प्राइमरी हाइड्रोजन है, एक सेकेंडरी है और एक टर्सरी है। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए यहां 4 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हटाया तो 4 एल्काइल का नाम आया। हाइड्रोजन को हटाने से अगर 4 एल्काइल का नाम आया, इसका क्या मतलब हुआ, मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर या मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर इनमें 4 होगा। तो जो हम जानते हैं वही बोर्ड में जो सोच सकते हैं, टेढ़ा में जो भी दिमाग में आवे वो कंपटीशन। तो जानी हुई चीजों को उसी रूप में पूछना बोर्ड है और जानी हुई चीजों को अलग अलग रूपों में पूछना यही कंपटीशन है और कोई बात नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको स्ट्रांग बनाना है अपनी सोच से, मतलब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे डेवलप करोगे, जो जान रहे हो उसको कैसे अप्लाई करोगे, किस किस रूप में कर सकते हो। जैसे कई बार देखो कि टीचर कह देता है अरे कल 20 सवाल है और करके लाना। कल इस पर्टिकुलर टॉपिक के 20 सवाल करके लाइए, ये आपका होमवर्क है। टीचर तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए, अपना दिमाग अप्लाई करिए, इन सवालों को करके लाइए, अपने से सोच समझ के करिए। जब आप अपने से सोच समझ के करेंगे
तो कोई जरूरी नहीं है कि 20 कर भी सकते हैं, 20 सही हो या क्या हो, ये तो कंफर्म है, सही भी हो सकता है, 20 गलत, कईयों गलत हो सकते हैं, 20 गलत हो सकते हैं। खुद करते हो। लड़का चालाकी करता है यार, सीखने की प्रोसेस में, सीखने के प्रोसेस में चालाकी शब्द नहीं है, न टीचर से झूठ बोलने की जरूरत है। गया, चैप्टर है, किताब उठाया, 20 एग्जाम्पल लिया, जिसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन उतारा, एग्जाम्पल उतारा, आधे घंटे 1 घंटे में काम हो गया। चलिए सर्कल को, मेरा होमवर्क पूरा। लेकिन देखते हो कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ईमानदारी से जाएं, कहें सर हमने सिर्फ 12 सवाल किया, 10 सवाल किया, 8 सवाल किया, अपने दिमाग से किया, अपने हिसाब से किया, सही है या गलत है आप एक बार चेक कर लीजिए। हां में हां मिलाना, इससे आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। क्या 20 सवाल किया? हाँ किया, दिखाओ सब देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड। टीचर तभी कहेगा जब उनमें से कोई सवाल पूछा और आप बता दिए। आप तो बता ही नहीं पा रहे हो, आप तो उतारे हो कहीं से, अपना दिमाग यूज ही नहीं किया है। लेकिन जो लड़का कह रहा है कि सर मैंने पूरा एफर्ट लगाया, अपनी सोच से लगाया, अपना मेहनत लगाया, अपने दिमाग का एप्लीकेशन, अपने दिमाग को अप्लाई किया है, ये जो 8 सवाल है आप पूछ लीजिए कहीं से, हम आपको बताएंगे। तो नंबर्स पे मत खेलो, दिखावे के लिए मत पढ़ो, अपने लिए खुद मेहनत करो, क्योंकि कंपटीशन दिखावा नहीं है, आपके दिमाग का उपयोग करवाता है। आपके दिमाग ने जो, जिसको कहते हैं कि डेवलपमेंट, दिमाग का डेवलपमेंट जिस प्रॉपर डायरेक्शन से आपने किया है ताकि मैक्सिमम सवाल आपसे हो सकें, किसका? दिमाग का। जो हम लिख के कहीं ले जा रहे हैं, कोई दिया हुआ सवाल कर रहे हैं तो कोई भी कर सकता है बेटा, ये तो मैकेनिकल वर्क है, इसमें दिमाग का कहां काम हमने किया। 20 साल टीचर ने बोला, किताब उठाया, 20 साल से एग्जाम्पल कर दिया, खत्म, ले जाइए। लेकिन जो दिमाग से का आपको अप्लाई करके, सोच करके सवाल करता है, टीचर से डिस्कस करता है और बताता है, वो आगे बढ़ता है। वो एक्चुअल बिना मेरे तुम्हारे एफर्ट के अपने आप उसका सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि वो अपनी कमियों को दिखाएगा और अपनी कमियों को पूछेगा। मेजॉरिटी क्या है? कमियां दिखाना ही नहीं चाहती, पूछना तो दूर है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अपने दिमाग का, ब्रेन का एक्सरसाइज करो, दिमाग को खर्च करो, दिमाग को यूज करो, मल्टी डायरेक्शनल थॉट डेवलप करो, क्वेश्चन पे अटैक करो। अटैक करोगे तो एक कोई स्टेप ही आएगा जहां से तुम्हारा वेरिएशंस होगा। हर लड़का सवाल करना जरूर शुरू करता है, आंसर गलत आने का एक ही मतलब है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक आते आते डाइवर्जन हो गया, हम कुछ और, अरे यार हम तो ये सोच रहे थे, अरे यार हम तो ये सोच रहे थे, उसी को रिमूव करना है मैक्सिमम टीचर से इंटरेक्शंस करके। तो कहने का ये मतलब है बेटा, सोच डेवलप करो, स्ट्रक्चर यही है। किस जगह पे कोई ग्रुप लगाने से मोनो सब्स्टिट्यूशन या क्लोरीन हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी भी दिखाई देगी, और कहां कहां लगाने से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेगा, इन सबका डिस्कशन हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में करने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं। मैं ये वर्ड बोलता हूं बेटा कि मैं कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करेंगे, तब मेरी कोशिश
आपके लक्ष्य को, एम को गेन करने में फ्रूटफुल होगा। ये नहीं कि हमने लिखा, आप सरसरी नजर से देखे, बार बार कहता हूं हर वीडियो में, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है, शुरू से लेके अंत तक नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या कोई शायद इंपॉर्टेंट सवाल आपसे छूट जाए। तो ध्यान दीजिए, मन लगाइए और हर चीजों को सिस्टमेटिकली जानने की कोशिश करिए। हम इंट्रोडक्शन वाली बात कर रहे हैं। अगर वैसे ही कोई कहे कि यार ऑप्टिकल आइसोमर है क्या, ठीक है भाई, कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर, सभी ग्रुप का पोजीशन भी एक ही जगह पर सेम हो, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। जब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी तो अंतर कहां से देखें कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहे जाएं। तो ऐसे जगह में जब ऑप्टिकल की बात होती है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हम अभी बात करेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या रोटेशन अपोजिट कर रहा है क्या। तो अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति अपना बिहेवियर अलग दिखा रहा है, उसी को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या मतलब? स्ट्रक्चर्स, दो स्ट्रक्चर्स, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ सेम, बट सोज डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। डिफरेंट बिहेवियर का क्या मतलब? एक अगर दाएं जाए, दूसरा बाएं घूम जाए, तो इनको कहते हैं, ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स को क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड दिस फेनोमेनन इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। कैसे दिखाएंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डिफरेंट बिहेवियर, या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहां मिली, ये हम आज इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताएंगे आपको। जैसे मान लो ये एक मोनोक्रोमेटिक रेज है। मोनोक्रोमेटिक रेज का ये मतलब होता है बेटा, इनका जो प्रोपोगेशन है वो मल्टी डायरेक्शनल है। प्रोपोगेशन क्या है? मल्टी डायरेक्शनल। मतलब जो पाथ है, पाथ पे चल रहे हैं लेकिन डिफरेंट वे, मतलब इधर उधर चारों तरफ से घूमते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। तो मोनोक्रोमेटिक रेज को या लाइट को अगर हम मोनोक्रोमेटिक रेज या लाइट को अगर हम निकाल प्रिज्म के थ्रू पास करें, जब हम इसके थ्रू पास करते हैं तो ये देखते हैं कि जो बाहर आने वाली लाइट है, जो लाइट बाहर आ रही है उसका प्रोपोगेशन एक डायरेक्शन में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल प्रोपोगेशन। माने ये अब बाहर ऐसे आई, मान लो एक डायरेक्शन में होती हुई ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। इसी को कहते हैं
PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अब क्या करते हैं बेटा, पोलरीमीटर के थ्रू पास करते हैं। पोलरीमीटर क्या है? ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। अगर हम पोलरीमीटर के थ्रू पास करें, क्या है? पोलरीमीटर की लेंथ डेसीमीटर में हो और जो कंपाउंड है जिसकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालनी है उसका सॉल्यूशन इसी पोलरीमीटर में है, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है बेटा? बोलो। ग्राम पर ml में। जो जिस कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालनी है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालनी है, उसको लेंगे इन ग्राम पर ml। पोलरीमीटर की लेंथ इन डेसीमीटर। तो ये देखा गया कि जब पोलरीमीटर के थ्रू पास करते हैं तो सॉल्यूशन के थ्रू पास किया, तो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने प्लेन से राइट साइड को घूम गई बाई थीटा डिग्री, राइट साइड घूम गई बाई थीटा डिग्री, तो इस कंपाउंड्स को कहेंगे, इस सॉल्यूशन को डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कंपाउंड क्या हो गया? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने प्लेन से थीटा डिग्री लेफ्ट की तरफ घूम गई, तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे लीवो रोटेटरी। मतलब इससे इंटरेक्ट करें, जब मैंने इसके थ्रू पास किए तो सब्सटेंस के थ्रू इंटरेक्ट करके हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट या तो राइट घूमी या लेफ्ट घूमी। तो क्या कहेंगे बेटा ऐसे केस में? जो हमारा कंपाउंड होगा किसी भी डायरेक्शन में घूमे तो कंपाउंड हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। यह भी हो सकता है कि कोई डिविएशन ही ना हो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधी अपने रास्ते से निकल गई। अगर सीधी निकल गई तो हमारा कंपाउंड कहा जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऐसे केस में जो हमारा कंपाउंड है वो क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो कंपाउंड हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये इंफॉर्मेशन है। अगर पोलरीमीटर में हम कंपाउंड का कंसंट्रेशन रखे हुए जिसका ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालनी है, इसके थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं, तो बाहर आने वाली लाइट अगर थीटा डिग्री से राइट घूम गया तो कंपाउंड हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। थीटा डिग्री से लेफ्ट हो गया
तो कंपाउंड हो गया लीवो रोटेटरी, नहीं घुमा सीधे निकल गया तो कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे केस में हमारा कंपाउंड हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस केस में स्पेसिफिक रोटेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज थीटा अपॉन एल इंटू सी। अल्फा क्या हो गया, ये स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज वेवलेंथ in a nanometer. This is T. Room temperature. This is observed optical rotation. This is length of polarimeter in decimeter, and this is concentration of substance in ग्राम पर ml। उतार लीजिए। तो स्पेसिफिक रोटेशन कब ऑब्जर्व रोटेशन के बराबर होगा, बोलो? जब लेंथ ऑफ पोलरीमीटर 1 डेसीमीटर हो, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड 1 ग्राम पर ml हो। ऐसे केस में स्पेसिफिक रोटेशन विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड rotation. Specific rotation will be equal to observed rotation. एक सवाल है कुछ इस तरह से, ये मिटा रहा है, मिटा बताना स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए कंपाउंड, सॉरी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कंपाउंड कब? ऑब्जर्व रोटेशन थीटा इज 134 डिग्री। फाइंड आउट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए कंपाउंड where observed rotation is this 2 gram compound 10 ml solution 25 centimeter लेंथ। टेन ml सोल्यूशन है, 2 ग्राम सब्सटेंस है, 2 ग्राम ऑफ कंपाउंड इन 10 ml सोल्यूशन, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पोलरीमीटर। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा बेटा? 1
3, 4, this one length 25 सेंटीमीटर, मतलब 25/10 डेसीमीटर। कंसंट्रेशन 2 ग्राम 2/10 पर ml। तो ये वैल्यू आपको बतानी है, ये आप निकाल सकते हैं अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा गया हो। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालनी है, हालांकि इसकी एप्लीकेबिलिटी अब नहीं पूछा जाता है, अब तो सीधा स्ट्रक्चर दिया जाता है और उसको बताना पड़ता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग होल चैप्टर जो हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। उस आधार पर स्ट्रक्चर दिया जाता है, बट बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये बात जानना जरूरी है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का ही इंटरेक्शन होना है कंपाउंड से। किसी कंपाउंड का हमने सॉल्यूशन लिया है, ग्राम पर ml में कहां रखा है, पोलरीमीटर में, पोलरीमीटर का लेंथ किस में लिए और डेसीमीटर में, कंपाउंड का कंसंट्रेशन क्या लिया हो ग्राम पर ml में। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर पोलरीमीटर के थ्रू पास करते हैं और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अपने प्लेन से थीटा डिग्री राइट, तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा जिसका सॉल्यूशन लिए हैं डेस्ट्रो रोटेटरी। थीटा डिग्री लेफ्ट, तो कंपाउंड जिसका सॉल्यूशन लिए हैं वो लीवो रोटेटरी। नहीं घूमी तो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन है, बेसिक चीजें हैं। इसके बाद हम लोग डिटरमिन करेंगे, बात करेंगे जहां से ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेन कंसेप्ट शुरू होता है, और वो मेन कंसेप्ट क्या है, काइरलिटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है काइरलिटी। हम बात करेंगे काइरल सेंटर, कंपाउंड हैविंग वन काइरल सेंटर। वी विल स्टार्ट आवर डेवलपमेंट by considering the compounds having one chiral। जितनी बातें करेंगे शुरू में एक कायरल सेंटर को लेते हुए बात करेंगे, क्योंकि ये पाया गया है कि अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड अक्सर मैं ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस है कि कायरल सेंटर होने के बावजूद, एक कायरल के बावजूद वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट अक्सर पाया गया है कि अगर एक कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एक्सेप्शनल केसेस की बात करेंगे, ट्राई एल्काइलेटेड अमोनिया और ट्राई एल्काइलेटेड कार्बन आयन, इनमें एक ही कायरल सेंटर है लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों और कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ वी विल स्टार्ट मेन टॉपिक, मेरी सोच कि कैसे पढ़ना चाहिए आपको। मतलब जो दिख रहा है ये कोई जरूरी नहीं है कि वही पूछ दिया जाए, जो दिख रहा है उसको अलग अलग रूपों में पूछा जा सकता है। तो आपको चाहिए कि दिमाग का एप्लीकेशन करिए, खुद को या अगला जो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है मैक्सिमम लेवल पे, उसको डार्क में मत रखिए। जब भी कोई डाउट आपके पास हो तो उससे जरूर इंटरेक्ट करिए, पूछिए, और अपने डाउट को अगर क्लियर नहीं करेंगे तो आपको जिसको कहते हैं उसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा। नेचुरली आपका मन नहीं लगेगा, डिप्रेशन में आओगे, एग्जाम देने से भागोगे और असफलता हासिल हो सकती है। तो मेहनत करो, मन लगा के पढ़ो, ध्यान दो, मैक्सिमम सोचो, दिमाग का यूज करो। अंत में वीडियो को भी क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब लाइक करो, शेयर करो, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके थ्रू मैक्सिमम लोगों को अपनी बातें बता सकें।
थैंक यू बेटा, टेक केयर, थैंक यू।